हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारी क्लास का जो पॉइंट है बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट, जो पिछली क्लास हमने ऑफ की थी स्टूडेंट, वो हमने की थी कांग्रेस के उदय के कारणों पर, कि कांग्रेस की स्थापना कब, कैसे और किसके द्वारा की गई। उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कांग्रेस के उदय के क्या क्या कारण थे, कैसे उसकी स्थापना हुई और किस किस व्यक्ति ने उसमें सहयोग दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंधेरा छटने लगा था। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो प्रत्येक भारतीय के मन में हिलोरे लेने लगी थी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष की भावना और तेजी से तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। और उसमें जो भारतीय नेता थे वो तो शामिल थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ा जो हाथ था वो एक उदार अंग्रेज गवर्नर जनरल का भी उसमें हाथ था। ठीक है, उसके थोड़े ही समय में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1881 बंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने 31 जनवरी 1885, ठीक है, एवं पूना सार्वजनिक सभा 1867 आदि प्रांतीय सभाएं अस्तित्व में आईं। इनमें कोई भी ऐसी सुदृढ़ संस्था नहीं थी जो लोगों को एकत्रित कर सके, उन्हें उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें कहीं तक भी ले जा सके। ऐसे में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी जो लोगों को एकजुट कर सके, एक मार्ग पर ला सके, उनका पथ प्रदर्शन कर सके। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था, ठीक है, इसको आगे चल करके उनकी जो संस्था थी उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे चल कर एक विशाल संस्था का स्थापना की गई जिसे हमने कांग्रेस का नाम दिया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम इस संस्था को इस कदर स्थापित करना चाहते थे, या ये कहें कि कांग्रेस के जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, तो कहा जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उन्होंने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कुछ ऐसे 50 नवयुवक चाहिए जो साहस, नैतिकता, संयम, निस्वार्थी, सच्चे, स्वाभिमानी और साहस से युक्त हों। साथ ही उन्होंने जागरूक नवयुवकों को मातृभूमि की सेवा के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हों और अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कोई भी जंग छेड़ सकें। ऐसे नवयुवकों से आगे आने की अपील ह्यूम द्वारा की गई। और ह्यूम के यही जो विचार थे, देशभक्ति वाले जो विचार थे, वे ही इस कांग्रेस की स्थापना का कारण बने और इसी कांग्रेस ने आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अब हम इसके जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस के जितने भी किए गए कार्य हैं उन पे ये कह करके पानी फेरा जा रहा है कि इन लोगों ने 74 सालों में केवल देश को खाया है, या 70 साल में केवल देश को खाया है। लेकिन क्या खाया है, क्या बचाया है, क्या कमाया है, ये जब तक हम डीपली नहीं जाते, नहीं पढ़ते, तब तक हमको नहीं पता चलता। किसी भयानक स्थिति में किसी चीज की स्थापना करना, उसको सफलता तक ले जाना, ये उसी समय की परिस्थितियों को देख करके निश्चित किया जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सम्मुख रखी तो लॉर्ड डफरिन ने प्रस्तावित संगठन के कार्य को विस्तृत करने का सुझाव देते हुए कहा कि इस संगठन द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए। जब ह्यूम के द्वारा लॉर्ड डफरिन और डफरिन के सामने इसको प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी संस्था को और अधिक सुझावों की और कार्य करने की आवश्यकता है। यदि इस पे आप कार्य करना चाहते हैं, इससे सुधार करना चाहते हैं,
तो इसे और अधिक अच्छा करना होगा, जो भारत के मुख्य राजनीतिज्ञों को एक जगह एकत्र करने का भी कार्य करेगी। और उससे बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा कि जब एक साथ इतने सारे राजनीतिज्ञ जुड़ेंगे तो एक दूसरे के विचार हमें पता चलेंगे और विचार विमर्श की स्वतंत्रता भी मिलेगी। ह्यूम ने इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चय किया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 दिसंबर 1885 में पूना में आयोजित किया जाए, परंतु उस समय पूना में हैजा फैला हुआ था। हैजा फैलने के कारण यह सम्मेलन बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। इसका आयोजन दिसंबर 1885 को 12 बजे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में या पाठशाला के प्रांगण में प्रथम सम्मेलन कांग्रेस का हुआ। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। कितने बजे? 12 बजे। कब? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। और इसमें कम से कम 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दीनदयाल, काशीनाथ, राघवराचार्य आदि इसमें प्रमुख रूप से जुड़े थे। और इस प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। किसने? WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी ने पहले सम्मेलन की अध्यक्षता, प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने? व्योमेश चंद बनर्जी ने, जिन्हें शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपसे पूछ लिया जाता है कि WC बनर्जी की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। इसमें ह्यूम तथा कई अधिकारियों ने भाग लिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उनके द्वारा स्थापित एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हो रहा था। ठीक है। इस प्रकार 28 दिसंबर 1885 को बंबई के इस आयोजित कार्यक्रम को जो नाम दिया गया वो दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। और यह विचार विमर्श हुआ कि इस संस्था का नाम क्या होगा, तो जो निश्चित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आता है कि कांग्रेस के उदय, हमने बता दिया कांग्रेस का उदय। अब आता है कांग्रेस के उद्देश्य। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्योमेश चंद बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ उद्देश्यों को घोषित किया। पहला था कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले लोगों को परस्पर संगठित करना, उनमें मित्रता बढ़ाने का कार्य सर्वप्रथम होगा। कि जो भी एक सी विचारधारा के लोग हैं उनमें आपस में मित्रता बढ़ाई जाए, उन्हें संगठित किया जाए। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमें जो उनके आपस में विचार हैं वो पता चल सके। समस्त देश प्रेमियों में वंश, धर्म, प्रांत संबंधी संस्कारों को, दूसरे संस्कार जो है कि मैं जाति इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस संस्कार का हूँ, ये भावना को खत्म कर कर परस्पर एक दूसरे को राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ना है, संबद्ध करना है। नंबर 3, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के संबंध में भारत के शिक्षित लोगों को भली भांति चर्चा के बाद उन्हें परिपक्व बनाना है।
जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो आपस में चर्चा करके एक दूसरे को और भी अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करेंगे, उन तरीकों में, उन दिशाओं में काम करेंगे जिनके द्वारा भारत की राजनीतिक दिशा को और भी अधिक सुदृढ़ दिशा मिल सकेगी। फिर आता है कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य संबंधी विवाद। ये जो हमने उद्देश्य पारित किए, इसके संबंधी भी विवाद उत्पन्न हुए थे। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के प्रश्न पर इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ह्यूम को जाता है। तो जो कुछ भारतीय, और वो किसके द्वारा, कुछ अंग्रेजी सहयोगियों के द्वारा, ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की। तो स्थापना किए जाने से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब हमें अंग्रेजी गुलाम बनाए हुए हैं, तो क्यों एक अंग्रेज हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है? उसका कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? उससे उसे क्या फायदा होगा? वो क्यों अपने ही लोगों के खिलाफ हमें और हमारी संस्था को खड़ा करना चाहेगा? ऐसी विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासाएं थी, क्वेश्चन थे, वो खड़े होने लगे थे। इसी में एक आता है नंबर 1 करके कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना था। ठीक है, कोपलैंड जो थे अंग्रेजी विद्वान, वो ये कह रहे हैं कि लोग तो यही कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज्य की शिशु थी, भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ही उसका पालन पोषण हो रहा था। परंतु यह मत उचित नहीं है। ह्यूम जो थे वो इतने दयालु प्रवृत्ति के थे, इसीलिए उन्होंने देश की, भारत की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए यह मन बनाया था कि किसी ऐसी संस्था या ऐसी राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए जिसके द्वारा भारतीय ब्रिटिश सरकार की जड़ों को भारत से काटने के लिए मजबूत हो सके। ठीक है, निसंदेह मिस्टर ह्यूम को भारतीयों से सहानुभूति थी, इसीलिए वे भारतवासियों के कष्टों का निवारण करना चाहते थे। ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक अभयदीप के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय के जो नेता थे उनका ये कहना था कि ह्यूम ने कांग्रेस की जो स्थापना की है वो ब्रिटिश सरकार को यहाँ से मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक अभयदान देने के लिए, एक अभयदीप के रूप में की है। यह कहना भी ह्यूम साहब के प्रति घोर अन्याय होगा। अगर ये शब्द हम कहते हैं तो उनके प्रति यह घोर अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, उसकी दशा को सुधारने के लिए बहुत सारे कार्य किए और उसकी स्थापना की। जैसा कि लाला लाजपत राय कहते हैं, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका दिल भारत की निर्धनता व दुर्दशा पर रोता था। वे इस बात को भली प्रकार समझते थे कि कोई भी शासन, चाहे देसी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों को पूरा नहीं कर सकता। यदि किसी सरकार पर जनता का दबाव नहीं होगा तो आपकी मांगों की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा लाला लाजपत राय उस समय भी कहते थे और ऐसा वर्तमान में भी है। जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से होती है तो अपने फैसलों को लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराती है। कोई भी फैसला उसे लेना होता है तो एकदम से लेती है, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी उसमें गठबंधन होता है तो उसे अपने उसमें जवाब देने की खातिर थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है। नंबर 2, कांग्रेस का लक्ष्य एक सुरक्षा नली की स्थापना करना था। कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, एक ऐसा वातावरण जिससे कि भारतीयों को सुरक्षा महसूस हो सके। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक अभयदीप का कार्य कर रहा था, उसी रूप में उसकी स्थापना भी हुई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों में असंतोष की भावना चरम पर थी। भारतीय जनताओं की दयनीय स्थिति थी, उनकी दुर्दशा थी, शिक्षित नवयुवकों को बेरोजगार की स्थिति थी और उनमें धीरे धीरे जो असंतोष था वो क्रांति का रूप धारण करता जा रहा था। इसलिए भारतीयों के इस असंतोष को रोकने के लिए स्वयं अंग्रेजों ने भी इस एक अभयदीप का निर्माण करने का सोचा और इसे राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। लेकिन भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभयदीप की आवश्यकता थी और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभयदीप दूसरी वस्तु नहीं हो सकती थी।
अंग्रेजों ने इसे जो मान्यता देनी शुरू की वो ये सोच के दी कि ये केवल और केवल अंग्रेजों के लिए ही संस्था कार्य करेगी, इसीलिए उन्होंने थोड़ी ढील बरती थी कि हाँ एक संस्था की स्थापना भारतीयों को करने दी जाए। अंग्रेजों को इस बात का डर कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि यही जो संस्था स्थापित की जा रही है इसे आगे चलकर शिक्षित लोग आगे बढ़ाएंगे और यह उनके लिए विद्रोह का कारण बनेगा और उनको आगे इससे कोई खतरा भी हो सकता है। मिस्टर ह्यूम और उनके जो मित्र थे उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को इस खतरे से बचाने का था कि भारतीयों में धीरे धीरे यह भावना घर कर जाएगी कि वो अब सुरक्षित हैं और इससे ब्रिटिश सरकार को भी कोई खतरा नहीं होगा। रूस के नंबर 3 आता है रूस के आक्रमण का भय। मिस्टर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना का विचार उस समय देश के सम्मुख रखा जब रूस की सरकार विस्तारवादी नीति का भय उत्पन्न वहां पर हो गया था। कहाँ पे? रूस में। रूस अपनी विस्तारवादी नीति को उस समय लागू करे हुए था। ह्यूम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा देना चाहते थे और रूसी हथकंडों से उसे बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना भारत में करने का विचार किया। यही कारण है कि जब तक रूसी हमले का खतरा बना रहा भारत की ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति कृपापूर्ण रही। जब तक रूस के हमले का डर ब्रिटिश सरकार को यह खतरा हो गया था कि रूस अब अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के लिए भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, तो इसी सब से बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस को जब तक अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान करते रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही यह खतरा समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति जो रवैया था वो बदलने लगा। ठीक है, तो इन सब से क्या हमें पता चला कि कांग्रेस की जो स्थापना की थी ब्रिटिश सरकार ने केवल और केवल अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए की थी। ह्यूम के जो विचार थे उस पर तो संदेह करना कहीं से कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सहयोग दे रही थी वो केवल और केवल इसलिए दे रही थी कि उन्हें रूस से हमले का खतरा था और इसीलिए उन्होंने कुछ समय कांग्रेस की स्थापना को सहयोग दिया, लेकिन जैसे ही वो खतरा टला वो अपने उसी रूप में आ गए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अखिल स्तर पर भारतीय स्तर पर राजनीतिक संगठन के रूप में 1885 को की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण आदि से ऊपर उठाकर बिना भेदभाव किए समस्त भारतीयों को एकजुट एक मंच पर संगठित होने के लिए किया गया था। इसका राष्ट्रीय स्वरूप इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो ईसाई थे। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे। अर्थात विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के लोगों से इसके अधिवेशनों में अध्यक्षता कराना इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस का सर्वप्रथम जो उद्देश्य था भारत की जनता को धर्म से, वर्ण से, जाति से, इन सब भेदभावों से मुक्त करना था और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के उसमें आगे बढ़ाना था। परंतु उसके बाद भी इसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और कांग्रेस में अनुपातिक रूप में मुसलमानों की संख्या कम होने के कारण सर सैयद जैसे कुछ अन्य मुसलमान नेता अपने सहधर्मियों को कांग्रेस से बाहर रखने का पूरा प्रयत्न करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने सदैव मुसलमानों सहित प्रत्येक वर्ग को और उनके हितों की रक्षा करने हेतु पूर्ण प्रयास किए। जिस कांग्रेस को यह कहा जाता है कि वह केवल मुसलमानों की पार्टी रही है और जो ये गांधी परिवार है ये मुस्लिम है, उसके कोई भी ठोस तथ्य हमें नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को ऊपर उठाने का, उस समय जो उद्देश्य था केवल स्वतंत्रता प्राप्ति और केवल स्वतंत्रता प्राप्ति था। हमें गुलामी की जंजीरों से जो हम जकड़े हुए थे उन बेड़ियों को तोड़ना था और उसके लिए जरूरी था कि हम इन सब भावनाओं से दूर हों। तो उसमें मुस्लिम जो लीग थी वो अलग कर हो जा रही थी, तो
उसको एक करने के लिए उस समय कांग्रेस ने मुस्लिमों को साधने का प्रयास किया ताकि हम जाति में और संगठन में ना बटें। तो उससे उसे कहा जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों को बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी। स्पष्ट करते हुए 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कितने में हुआ? 1931 में। ठीक है, ये जो स्टूडेंट इस पे लिखे जाते हैं ये मेन पॉइंट होते हैं, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज से आप कभी ये पूछ सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन को गोलमेज क्यों कहा जाता है। तो ये जो सम्मेलन होता था इसमें जो सभा होती थी वो उसके अंदर एक गोल मेज होती थी, उसके चारों तरफ बैठ करके जो भी सदस्य होते थे वो उस मीटिंग में या सम्मेलन में भाग लेते थे, इसीलिए उसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संगठन है, यह किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म, हित का प्रतिनिधि नहीं है, यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों का प्रतिनिधित्व होने का दावा करती है। अब आता है कि प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस की क्या नीतियां रही। कांग्रेस की नीतियां प्रारंभिक वर्षों में क्या रही? अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवाद को सृजित करने, राष्ट्रीय आंदोलनों को संगठित करने और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था कि संपूर्ण जनता को एक सूत्र में पिरोना। संपूर्ण जो जनता थी, जो युवा वर्ग था और जो शिक्षित थे, अशिक्षित थे, जो धर्म, जाति, वर्ग और संस्कारों के नाम पर बटे हुए थे, उन सब में जो विद्रोह की भावना है उसे एक मंच पर लाना, जिससे कि विद्रोह को सफल रूप प्रदान किया जा सके। संवैधानिक उपायों में विश्वास करते थे कांग्रेसी और सरकार के प्रति पूर्णतया निष्ठावान थे। वो ये चाहते थे कि हम कोई भी हिंसक कार्य ना करें, सीधे सीधे सरकार के विरोध में ना आए, अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विनय के माध्यम से सरकार के सम्मुख लाएं, तो उससे धीरे धीरे सरकार में परिवर्तन होगा। वो हमारी बातों को, हमारी मांगों को समझेगी और देश में परिवर्तन होगा। इसमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस की जो कमान थी वो जिन नेताओं के हाथ में थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रति सच्ची निष्ठा रखते थे। उच्च कोटि के देशभक्त होने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति भी निष्ठावान थे। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति भी कृतज्ञता थी। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन के कारण ही भारत में शांति की स्थापना होगी और जितने भी प्रगतिशील विकास होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अंग्रेजी शासन के द्वारा ही होंगे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के भाव को प्रकट करते हुए कहा, मैं सभी उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूं। यानी कि पूरी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं सभी उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी सरकार को मेरे और यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्तों की अपेक्षा अधिक गहरे व पक्के राजभक्त मिलना मुश्किल है या असंभव है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने भी अपनी इन्हीं सभी भावनाओं के साथ कहा था कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अटूट राजभक्त हैं। किसके लिए कहा जा रहा था? ब्रिटिश सरकार के लिए। इन नेताओं के संबंध में श्री एनी बेसेंट ने कहा था कि कांग्रेस के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरवान्वित महसूस करते थे या अनुभव करते थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेसी नेताओं की राजभक्ति से भलीभांति परिचित थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भी इन राजनेताओं का सम्मान करती थी। नंबर 2 आता है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। प्रारंभिक कांग्रेसी जो नेता थे उनका यह मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो उदारता, न्यायप्रियता का, ईमानदारी का स्वरूप है।
उन्हें उनकी ईमानदारी, उनकी न्यायप्रीतिया पर पूर्ण विश्वास था। उनकी धारणा थी कि स्वभाव से सच्चे और न्यायप्रिय होते हैं अंग्रेज। यदि उन्हें भारतीय समस्याओं का सही से ज्ञान करा दिया जाए तो वे भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेंगे। उन्हें यह था कि जब हम अपनी समस्याएं इन्हें बताएंगे तो ये हमें समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय स्वशासन के योग्य अब बन गए हैं और वो धीरे धीरे हमें शासन सौंप करके यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो हमें किसी भी चीज से वंचित नहीं रखेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है, हमको अंग्रेजों की उदारता और न्याय में विश्वास है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। इसी तरह रहीमतुल्लाह सियानी ने कहा था, अंग्रेजों से बढ़कर सदाचारी व सत्य प्रिय जाति इस सूर्य के नीचे कहीं नहीं बसती। ठीक है। नंबर 3, क्रमिक सुधारों में विश्वास। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता जो थे उनका मानना था कि जो भी सुधार हैं वो एक साथ नहीं किए जा सकते, उन्हें धीरे 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 हमें करना होगा। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि एकदम स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए वे प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने सरकार के खर्चों में कमी, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, विधानसभा में भारतीयों की संख्या, अधिकारों में वृद्धि करना, जनता की आर्थिक व्यवस्था में सुधार व करों में कमी, ये धीरे धीरे सरकार को बताना स्टार्ट किया। और भारतीय यह चाहते थे कि इन सुधारों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के वे विरुद्ध थे। वे कह रहे थे लड़ाई झगड़े से नहीं, या धीरे धीरे जब हम सरकार को बताएंगे तो धीरे धीरे इनमें परिवर्तन करेगी और हम अपनी मांगों को सदैव ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखते रहेंगे, चाहे जिनका ब्रिटिश शासन द्वारा कड़ा विरोध ना हो सके। हम ऐसी नीतियां, ऐसी मांग उनके सामने रखेंगे जिससे ब्रिटिश सरकार उनका कड़ा विरोध ना करे। कांग्रेसी नेताओं की नीति के विषय में आरजी प्रधान का मत है कि ये नेता न्यूनतम विरोध के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, यानी नाम मात्र का विरोध करने के उसमें सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे व्यवहारिक सुधारक थे जिसमें विक्टोरिया उदारवाद के तरीके, सिद्धांत और भावनाओं से भरी हुई थी। वे एक कदम के बाद दूसरे कदम तक धीरे धीरे बढ़कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। वो कह रहे थे कि हमें धीरे धीरे एक एक पग को रखते जाना है और स्वाधीनता को प्राप्त करना है। इस प्रकार प्रारंभिक कांग्रेस का उद्देश्य स्वशासन को प्राप्त करना था। नंबर 4 आता है ब्रिटेन के साथ संबंध। प्रारंभ के जो कांग्रेसी नेता थे वो ये तो चाहते थे कि हमें स्वशासन हमें मिल जाए, स्वशासन की हमें प्राप्ति हो जाए, परंतु वह ब्रिटेन से भी संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि हमको यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के साथ साथ देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा साधन रहा है। उसमें कितनी भी कमियां रही हों लेकिन उसने अपने देश को आगे बढ़ाया है। इसके निरंतर बने रहने का अर्थ उस शांति और व्यवस्था के बने रहने से है जिन्हें केवल यही यथावत बनाए रख सकता है। यानी कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, शांति व्यवस्था रखनी है, तो हमें ब्रिटेन से संबंध विच्छेद नहीं करने हैं। भारत में प्रगतिशीलता सभ्यता का जो उदय हुआ था, कांग्रेसी नेताओं का मानना था कोई ब्रिटिश शासन के आने से हुआ था। अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, संचार, जितने भी साधन आए थे और ये विचार जो आए थे, न्याय प्रणाली जो आई थी, ये हमें ब्रिटेन के द्वारा ही मिली थी। आंग्ल विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में है कि वह ब्रिटेन से संबंध विच्छेद ना करे और उससे अटूट संबंध बनाए रखे। अब किसी भी क्वेश्चन के बाद हम उसके किस निर्णय पे पहुंचे, उसका हमारा क्या निष्कर्ष निकला, ये आप सबसे पहले जान लें कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप जमा के लाते हैं तो उसमें निष्कर्ष, कंक्लूजन देना बहुत जरूरी होता है कि हम इससे किस निर्णय पर पहुंचे। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक सुधार को संवैधानिक ढंग से पूरा करने का प्रयास कर रही थी।
उसे अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर बहुत भरोसा था। वो उसके साथ अपने अटूट संबंध बनाकर रखना चाहती थी और एक तरफ वह यह भी चाहती थी कि हमें स्वशासन की प्राप्ति हो, मगर उसके लिए विद्रोह की भावना को एकदम से लाना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि स्वशासन की प्राप्ति के लिए नीतियों के द्वारा धीरे धीरे एक एक पग रख के हमें वहां तक पहुंचना होगा और हमें सरकार से अपनी मांगों को रखते जाना होगा और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार हमारी इन मांगों की पूर्ति करेगी। कांग्रेस ऐसी संस्था थी जिसके सफल नेतृत्व के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो पाया था। तो स्टूडेंट, हमने आज की क्लास में कांग्रेस की स्थापना, उदय के कारण और उसके सम्मेलन कहाँ कहाँ किस किस के द्वारा हुए, यह सब जानने का प्रयास किया। तो आगे की जो क्लास होगी स्टूडेंट, वो हमारी होगी कि कांग्रेस जो दो भागों में विभक्त हुई थी वो कौन कौन से थे, उनके क्या कार्य थे, क्या नीतियां थी। तो तब तक के लिए स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरे शब्दों से किसी को अगर कोई आघात पहुंचा हो, कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका कोई भी अगर डाउट रह गया है तो उसे आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। तब तक के लिए स्टूडेंट